बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी। व्यूअर्स, आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में जब से मैंने एंकरिंग शुरू की है, ये एक ऐसा पब्लिक सर्विस मैसेज है जो मैं तब से दे रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स से ये बात मैं डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे बार बार कह चुकी हूँ। आज मैंने आपसे बात करनी है पोलियो की। व्यूअर्स, कितने अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में पोलियो का ख़ात्मा हो गया, पोलियो इरेडिकेट हो गया, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी तक पोलियो जो है वो एग्जिस्ट करता है। व्यूअर्स, अगर एक बीमारी पूरी दुनिया में इरेडिकेट हो गई है और सिर्फ हमारे मुल्क में और एक हमसाए मुल्क में एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट्स नहीं किए। व्यूअर्स, जब से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे काम कर रही हूँ, अगेन 16-17 ईयर्स का मेरा एक ताल्लुक़ है पीटीवी के साथ, तब से यही मैसेज डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पावर आई, लेकिन हर पार्टी का एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही गोल था जो कंसिस्टेंटली हम मॉर्निंग एट होम पे, या जब पहले शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन था, हर बंदे का एक कलेक्टिव सोच थी कि भाई पोलियो को पाकिस्तान से इरेडिकेट करना है, इसका खात्मा करना है। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी वेरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वेरियस डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इस पे बात की जाती है, डिफरेंट किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स भी की जाती हैं और बाकायदा घर आके पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो हैं बड़ी जगहों पे झूठ भी बोल जाते हैं, कोई एक्सक्यूज़ बना देते हैं, या उन्होंने कोई मिथ या कोई गलत बात सुनी होती है पोलियो से रिलेटेड कि भी पोलियो के कतरों से ये हो जाता है, वो हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। तो व्यूअर्स, इम्यूनाइजेशन यानी कि हिफाजती टीके और हिफाजती कतरे पिलाना माँ बाप का भी फ़र्ज़ है और उसके साथ साथ बच्चों का हक है, उनका राइट है कि वो एक सेहतमंद भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जी सकें। और अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता पोलियो का शिकार हो जाता है तो वो ज़िंदगी को उस लेवल पे, उस भरपूर अंदाज से नहीं जी सकता जैसे एक बच्चे का राइट होता है, जैसे किसी भी इंसान का राइट होता है। व्यूअर्स, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी, हमें पोलियो हो तो गया लेकिन हमारे अम्मी अबू ने पोलियो के कतरे भी पिलाए थे। व्यूअर्स, ये फैक्चुअली एक इनकरेक्ट बात है, क्योंकि अगर पोलियो के कतरे कंसिस्टेंटली बार बार पिलाए होते और पूरी हिफाजती जो एक वो होती है, पूरी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा किया जाता, तो पोलियो होने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। सो देयर इज़ ऑब्वियसली कोई ना कोई, ऑब्वियसली अब अगर खुदा न खास्ता किसी के पेरेंट्स ने नहीं पोलियो के कतरे पिलाए और एक बच्चा जो है जब जवान हो जाता है और माँ बाप से पूछे और माँ बाप घूम के कहते हैं हमने तो पिलाए थे, तो ऑब्वियसली उनको झुटलाना या उनको उसके ऊपर क्वेश्चन करना गलत बात बनती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को हिफाजती जो कतरे हैं पोलियो के वो रेगुलर पिलाएंगे, जब भी आपके डोर स्टेप पे टीम आती है पिलाने के लिए, आप उनको कतरे पिलाएंगे, तो कोई रीज़न नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो से सफ़र करे। और ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। अगर आप डिसेबल्ड हो जाते हैं पोलियो की वजह से तो उसकी कोई रिकवरी नहीं है। आप फिजियोथेरेपी करा लेंगे, 100 और चीज़ें करा लेंगे, लेकिन आपके जिस्म के जो हिस्से मुतासर हो चुके होते हैं वो कुछ बेहतर शायद हो जाए, लेकिन 100% नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जा सकते। सो व्यूअर्स, आजकल जो एक कैंपेन जो 8 जनवरी को शुरू की है और 7 दिन तक जारी रही, उसमें 5 मतलब जो को काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बहुत सी ऐसी जगहें हैं वहाँ पे खैर 5 दिन तक जारी रही और बाकायदा डोर टू डोर जाके लोगों ने कतरे पिलाए पोलियो के। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए, मतलब बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, तो एक तो इस चीज़ को रिपोर्ट करें, क्योंकि देखिए वो जो छोटा बच्चा है जिसको सेंस ही नहीं है कि उसने कतरे लेने हैं कि नहीं लेने, नुकसान तो उसका हो रहा है। और जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ, थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और रियलाइज़ करें कि आपकी इन गलत और नेगेटिव अफवाहों की वजह से लोग अपने बच्चों को एक ऐसी चीज़ नहीं करके देते। देखिए, हमारे मुल्क में नो डाउट
तालीम की कमी है, बहुत से और मसाइल हैं। उन मसाइल में मज़ीद एडिशन करने की क्या ज़रूरत है? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों को राइट गाइडेंस दें? सो प्लीज़, अगर आपके दरवाज़े पे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कोई आता है, हसन जब तक 5 साल के नहीं हुए, जब भी कोई हमारे दरवाजे पे आता था पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, हम ऑब्वियसली जो करेक्ट टीम होती थी हम जाके पोलियो के कतरे पिलाते थे। और नूर बानो के साथ भी अब यही सिस्टम है। माशाल्लाह 3 साल कुछ महीने की हो गई हैं नूर, और जब भी कोई आता है पोलियो के कतरे, अभी इस बार भी जब आए थे पिलाने के लिए तो हमने नूर को पिलाए थे। अभी तक शायद वो 10 दफ़ा पोलियो के कतरे पी चुकी है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता, ना मर्द को, ना औरत को, ना बच्ची को, ना बच्चे को। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाय द वे, हमारे मुल्क की कितनी नेगेटिव इंप्रेशन बाकी दुनिया को जाती है कि हम कितने बैकवर्ड हैं कि अभी तक पोलियो हमारे मुल्क में ख़त्म नहीं हुआ। और ये कुछ लोगों की एक एफ़र्ट है जो अभी तक ये पोलियो की कैंपेन बार बार होती रहती है। ये वो लोग हैं जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो दिन हो, रात हो, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो, इस कैंपेन के तहत जाके दरवाज़ों पे लोगों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। उनको इतना मुआवजा नहीं मिलता जितना बड़ा काम वो कर रहे हैं। और फिर जब वो लोग हमारे दरवाज़ों पे आते हैं, चले जाएं जी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, या तो लोग झूठ बोल देते हैं। अच्छा, अगर झूठ नहीं बोलते तो कह देते हैं कि बच्चा सो रहा है या बच्चा स्कूल गया हुआ है। देखें, 5 साल और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे, जितनी दफ़ा लोग आते हैं आपके दरवाजे पे वर्कर्स, प्लीज़ कतरे पिलाएं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार ये बात कह के मतलब लिटरली ये बात उसको तो ज़बानी याद हो गई हैं ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं पता नहीं क्यों इस चीज़ को ख़त्म करने की तरफ नहीं आ रहे। सो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि ख़ुद भी प्लीज़ पोलियो के कतरे बच्चों को पिलवाएं। और अगर आप किसी ऐसी फैमिली या ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरफ माइल नहीं है या कन्विंस्ड नहीं है कि ये राइट थिंग है, तो उनको कन्विंस करें प्लीज़ व्यूअर्स, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन कतरों के कोई साइड इफ़ेक्ट होते तो पूरी दुनिया में क्या ये कतरे और जो इसके इंजेक्शन्स थे वो लोगों को दिए जाते? अगर पूरी दुनिया में लोगों ने किया है तो पाकिस्तान में हम क्यों इस चीज़ को फ़ाइट करें, रिफ्यूज़ करें? देखिए, अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके साथ साथ उधर जो मसाइल हैं वो तो चल रहे हैं। हम तो एटलीस्ट अपने मसाइल को रिजॉल्व करें ना। इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान में भी एरेडिकेट हो जाएगा, लेकिन वी हैव टू मेक एन एफर्ट। पाकिस्तान हैज़ टू बी पोलियो फ्री। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा और अपना एफर्ट करें कि 2024 में पाकिस्तान 100% पोलियो फ्री हो जाए। आमीन। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। शेफ़ राहिला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही वही वाली बात ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे बार बार हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया में पोलियो एरेडिकेट हो गया, पाकिस्तान में नहीं ख़त्म हो रहा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है और कुछ इस तरह की बातें फैली हुई हैं कि ये ठीक नहीं होते। जी बिल्कुल। लेकिन पोलियो के कतरे की टीम जब भी हमारे घर आई, अब जैसे हमारे छोटे बेबीज़ हैं माशाल्लाह, तो उनको भी हम पिलवा रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिलवाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, सेहतमंद ज़िंदगी जीना हर बच्चे का एक बेसिक राइट है, हर इंसान का बेसिक राइट है। जब इंसान बड़ा हो जाता है और अपनी सेहत का खुद जिम्मेदार होता है तब तो आपकी बात फ़र्क होती है, लेकिन जब तक बच्चे हमारी केयर में हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम राइट गाइडेंस के साथ उनको लेके चले और उनको वो सारी चीज़ें फ़राहम करें जिनसे वो एक अपनी भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जी सकते हैं, जिसमें तालीम है, हिफाजती टीके हैं, सर पे छत, जिस्म पे कपड़े, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। खैर, आज हम बना क्या रहे हैं किचन के अंदर? आज हम कश्मीरी दाल चावल बना रहे हैं। वंडरफुल। और इसके लिए हमें दाल चने की चाहिए, थोड़ी सी मसूर की 1 पाव दाल चाहिए। और इसके लिए हम पहले मैं रेसिपी बता दूँ? पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद फिर तरीके की तरफ। ठीक है। कश्मीरी दाल चावल बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल 1 किलो, मसूर की दाल 1 पाव, मुर्ग का गोश्त आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, टमाटर 3 अदद,
तेल 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च, हरा धनिया और चावल। जैसे हम जितने चावल हैं, जैसे 2 किलो चावल हैं तो उसमें हम उसी के हिसाब से पानी डाल के उसको उबाल लेंगे, या तो आप बीच में ही बना लें या फिर आप उसको निचोड़ लें अपने हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले हमने चने की दाल को तकरीबन 2-3 घंटे भिगो देना है। रात को भिगो दें? रात को भिगो दें, बिल्कुल। मसूर की दाल भी साथ ही जो है ना भिगो के रख दें और उसके बाद हमने इसे गिला लेना है। ठीक है। अगर हम थोड़ी सी इसमें चिकन की जो साबुत गोश्त डाल दें तो वो यखनी सी बीच में ही बन जाती है, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है। तो अलग से भी डाल सकते हैं। फिर हमने प्याज ब्राउन करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और टमाटर डाल के चिकन को अच्छे से भून लेना है। भून के जो हमारी दाल हमने गिला के रखी है वो हम मिक्स कर लेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे, बड़ी इलायची ऐड करेंगे, या इसको पीस के गरम मसाले की तरह आप फिर डाल दें। और उसके बाद आपने इसको अलग से भी ज़ीरे का तड़का लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और चावल तो साथ में बॉइल्ड राइस है जी। कश्मीरी दाल चावल वैसे बहुत ही मज़े की होती है आप भी, क्योंकि वो जो इसके अंदर एक चिकन का एक्स्ट्रा फ्लेवर डाला जाता है ना, उससे बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली होता ही है कि जब प्योर दाल होती है ना, पता नहीं क्यों बच्चों के भी जहन में ये एक बात होती है कि भाई ये तो सिर्फ दाल चावल हैं। गलती एक्चुअली ये अब्बुओं की होती है घर में, जो कहते हैं हो क्या आज फिर दाल बनाई है। लेकिन आई टेल यू वन थिंग व्यूअर्स, दाल चावल से ज़्यादा मज़े की चीज़ कोई नहीं होती। और अगर अच्छी कश्मीरी आपको दाल चावल मिल जाए तो मुंह में पानी भी आ जाता है और भूख भी लग जाती है। अब व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी को हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। आज 17 जनवरी है और आज रशीद नाज साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन फिल्म और टीवी आर्टिस्ट थे। पश्तो और उर्दू लैंग्वेजेस में मूवीज़ और ड्रामे किए। हिंदू को लैंग्वेज में भी आपने डिफरेंट प्लेस किए, हिंद को ज़बान में भी आपने डिफरेंट प्लेस किए। बेशुमार फिल्म्स और ड्रामों में अगर आप उनके प्लेस की बात करें तो एक था गाँव, नमूस, दश्त, वेरियस डिफरेंट ड्रामों में आपने काम किया। उसके अलावा आपने मूवीज़ में भी काम किया जिसमें डकैत है, खुदा के लिए है। एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। और इसके अलावा आपने अक्रॉस द बॉर्डर भी मूवीज़ में काम किया। 17 जनवरी 2022 को आप हमसे जुदा हुए। 2 साल हो गए हैं रशीद नाज साहब को हमसे जुदा हुए हुए। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। आपको याद कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो बात करेंगे PCOS की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी कंडीशन है जिससे बहुत सी ख़वातीन आजकल, यंग लड़कियाँ, ओल्डर जनरेशन की ख़वातीन गुजर रही हैं। एंड एज अ स्टेट चैनल हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत से लोगों को मुतासिर कर रही है, कम से कम हम उस पर डिस्कशन करें और अवेयरनेस दें। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था, आज हम PCOS पे बात करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ हैं और क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेल्थ एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए कि ये PCOS, इसकी मैंने बता तो दिया इसका मतलब क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बट ये है क्या? बेसिकली ये आपके जो सिस्ट हैं आपके ओवरीज के अंदर, उनके अंदर जो है वो इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है। नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्ट होती हैं नॉर्मली? बिल्कुल नॉर्मली सिस्ट होती नहीं है, लेकिन ओवरीज में सिस्ट जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं PCOS में। बिल्कुल ओवरीज में जब सिस्ट बनना शुरू हो जाती है तो फिर आपको जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, आपकी इंसुलिन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रही होती है। बेसिकली PCOS को एक तरह से आप अपना ओवरीज का जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि आपके जो
इंसुलिन क्या है? सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि इंसुलिन होता ही क्या है। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो कि आपके आगे फर्दर जो है वो कार्ब्स को या ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक डाउन करता है। अगर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होगी आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का हार्मोन है, उससे आपको जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको ओवरीज के जो है वो आगे फर्दर प्रोसीजर में जो है वो मसला हो सकता है। अब इसकी वजह से जो PCOS की वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़ सबसे पहले हो जाता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैटी लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, सिर्फ एक आपके जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब एक इंसान को क्या महसूस होता है जो वो जाके अपना चेकअप कराए? बिल्कुल। फिजिकली आपको क्या हो रहा होता है इससे? फिजिकली सबसे पहले जो इसका जो बहुत ही कॉमन है वो ये है कि आपको जो है वो फेशियल हेयर्स जो है वो बहुत आने लग जाते हैं, जिसको हम हियरसुटिज्म कहते हैं, ठीक है। आपको जो है वो पैटर्न, हेयर पैटर्न जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मेल की तरह आने लग जाता है। आपके जो फ्रंट बाल होते हैं आगे से, वो कट आपके फेस जो है वो मैन की तरह आपकी लुक होने शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं कि मैन डोमिनेटिंग जो है वो हार्मोन्स जो आपको जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, वो आपको जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फ्रंट के जो बाल हैं वो मर्दाना लुक जो है वो आपको लगना शुरू हो जाती है। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं आपके जो है वो आपको एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ये जो इसको बहुत ही आप समझ लें कि माइनर सिम्टम है, जिसको हम एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। हियरसुटिज्म आपकी जो है वो जाके आप समझ लें कि दूसरी तीसरी स्टेप्स पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, डिप्रेशन कोज होना शुरू हो जाता है, इनफर्टिलिटी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। आप जो है वो अपना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कोशिश कर रहे होते हैं कि फर्टिलिटी जो है वो उसको इम्प्रूव करें, तो PCOS की वजह से जो है वो आपका फर्टिलिटी रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और बहुत सी यंग लड़कियां आजकल सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से सफ़र कर रही हैं। Exactly. लेकिन ये इतना होता क्यों है इतना ज़्यादा? अब हर दूसरी बच्ची को आप चेक उनका जब करो तो पता चलता है कि PCOS है। इसका रीज़न क्या है? एग्जैक्टली PCOS की बहुत सी स्टेजेस हो सकती हैं। एक आप समझ लें कि माइनर भी हो सकती है और एक आप समझ लें कि ज़्यादा जो है वो आप सीवियर भी हो सकती है। ये होती क्यों है? होती क्यों है? बेसिकली एक तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारी यूथ में जो है वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ये डिप्रेशन की वजह से भी आपको जो है वो PCOS होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो आपके बॉडी, आपके जो ब्रेन्स हैं उसको एक तो सिग्नल पास कर रहा होता है, उसके साथ साथ जो है वो आपकी गट हेल्थ भी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। सेकंड नंबर पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जंक फूड को, क्योंकि आजकल के जो यूथ है या जो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। हम लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खा रहे होते हैं और इसके अलावा जो है वो हम लोग अपनी जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो PCOS कोज हो सकता है। आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है जिसकी वजह से भी आपको PCOS जो है वो कोज हो सकते हैं। आपको जनरेशन आप समझ लें कि जेनेटिकली जो है वो आपको भी जो है वो आगे PCOS होने के चांसेस हो सकते हैं। और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि ये शायद पहले भी लोगों को होता था, पता अब चल रहा है। बात ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी खुराक इतनी ख़राब हो गई है, हम लोगों ने इतनी अजीबोगरीब चीज़ें अपने सिस्टम में डालनी शुरू कर दी हैं। उसके साथ साथ जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हम लोग एंग्जाइटी, टेंशन 24 घंटे जो है ना एक स्ट्रेस के एलिमेंट से जो है वो यंग लोग गुजर रहे होते हैं। टेंशन हर बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? पता कैसे चलता है कि किसी को PCOS है? सबसे पहले तो टेस्ट है, क्या टेस्ट भी हैं। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी जो है वो ओवरीज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको PCOS जो है वो हो चुके हैं। अगर तो बहुत माइनर है, लाइक आपके कुछ मीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स जो है वो आपके इंक्रीज़ हुए हैं तो आप इसको जो है वो पहले ही क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा ओवरीज के अंदर जो सिस्ट बनना शुरू हो गए हैं तो फिर इसका मतलब आपके अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है। फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको सिर्फ 2 ही बातें कहता है कि आप अपनी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक करें, अपनी आप जो है वो खुराक ठीक करें और अपनी जो है वो आप एक्सरसाइज करें। ये 3 पॉइंट्स कहने के बाद फिर हम जो हमारी जो ज़्यादातर ख़वातीन है, जो पाकिस्तानी ख़वातीन है, वो क्या करती हैं, कोई दवाई शवाई नहीं है। नहीं, लोग इसको दवाइयों से भी क्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हमारा काम ये होता है कि हम आपको बताएं कि आप किस तरह से डाइट स्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कह दिया कि आपको PCOS है। अब लोग ये भी कहेंगे कि हमने यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं बिठाया इस पे बात करने के लिए। व्यूअर्स देखिए, PCOS क्या है, क्योंकि हर दूसरे घर की अब ये प्रॉब्लम है तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है कि क्या है, और अगर नहीं भी पता तो कम से कम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप एटलीस्ट चेकअप करवाएं अगर ये वाले सिम्टम्स आप महसूस करते हैं। और अगर आपको PCOS डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद आपने न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डाइटिशियन से रुजू करना है, क्योंकि जो सारी बातें आपको कही जाती हैं करने के लिए वो सारी चीज़ें एक्चुअली डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से रिलेटेड होती हैं। आप दवाइयाँ जितनी भी खा लें, ये वही वाली बात है कि अगर आपको डायबिटीज़ है लेकिन आप अपनी शुगर की इंटेक और अपनी बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, लेकिन आप साथ
इंसुलिन लेते रहते हैं तो आप अपने आप को कभी भी बैलेंस में नहीं लेके आ सकते। इसलिए इस स्पेसिफिक बीमारी में पीसीओएस, और बीमारी का ये कंडीशन है जिसके साथ आपने फिर सारी जिंदगी रहना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए आपने अपनी जिंदगी को जीने का तरीका चेंज करना है, खुराक को चेंज करना है, अपनी नींद के पैटर्न्स को चेंज करना है, आपने वर्जिश करनी है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि खुराक में किस तरीके से आप मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह भी आपने बात किया कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि डॉक्टर जब उसे कंसल्ट करते हैं, उनको डायग्नोस हो जाता है कि उनको पीसीओएस है, तो वो फिर आगे किसी से शेयर नहीं कर रही होती हैं। शेयर ना करने की वजह से भी जो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन कोज होता है, जिससे ये आगे जो है वो सीवियर लेवल पे जा सकता है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको पीसीओएस एक तरह से जब पता चल जाता है कि उनको पीसीओएस है, तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और आजकल बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इससे सफ़र कर रही हैं। तो बजाय आप इसको अपने अंदर ही छुपा के रखें, आप अपने जो वो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे, आपकी मॉडिफिकेशन इस तरह से करेंगे कि आपको वो आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे आपका जो पीसीओएस आप कुछ हद तक से जो है वो क्योर हो सकता है। तो जिस तरह सबसे पहले बात की जाए कि पीसीओएस का जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि आप दालचीनी जो है वो थोड़ी सी भिगो के रख दें और ओवरनाइट आप उसको सोक कर लें पानी के अंदर, और सुबह उठ के जो है वो आप उसका पानी लें, तो उससे आपका जो है वो इंसुलिन जो सेंसिटिविटी थी वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी में होता क्या है? होता ये है कि आपकी जो बॉडी के अंदर आप कार्ब्स का इंटेक कर रहे होते हैं, जब आप कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स ने आगे कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज के अंदर, जब आपकी मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है। एग्जैक्टली, और फिर वो कार्ब्स आगे फर्दर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जब आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है तो फिर आपके कार्ब्स जो हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं, वो बजाय आपके एनर्जी में कन्वर्ट होने के वो आपके एक तरह से फैट में भी जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसीलिए वजन इतना ज्यादा चढ़ता है। एग्जैक्टली। और जब वजन आपका इंक्रीज होता है नॉर्मल से ज्यादा, तो फिर आपकी स्किन भी खराब होती है और पिंपल्स निकल आते हैं, बहुत निकल आते हैं। और एक और चीज़, वेट गेन की वजह से जो हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे, देखिए व्यूअर्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों चीज़ें हर इंसान के अंदर होती है, मर्द के अंदर भी, औरत के अंदर भी। लेकिन मर्द क्योंकि मेल होता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, बाकी दो चीज़ें कम होती हैं। औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है और मर्दों के अंदर ज़्यादा। जब आपका बाल इंक्रीज होने, यानी कि आपका पूरा सिस्टम अपसेट हो जाता है पीसीओएस की वजह से, तो चीजें उल्टी चलनी शुरू हो जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर जो है वो आपको बाल निकलने लग जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली फर्टिलिटी इफेक्ट होगी ना, ऑब्वियसली बच्चे कैसे होंगे। सो हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक तो दालचीनी वाली आपने बहुत अच्छी टिप दी कि रात को आपने भिगो दी और सुबह आपने उसको पानी को पी लिया। मजीद और क्या डाइट में चीजें, नींद इस दौरान कितनी को पूरी करनी चाहिए, नींद की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज तो आपने कह दिया किस किस्म की एक्सरसाइज, क्योंकि यही चीज़ है ना, बता देते हैं कि ये सब कुछ करना है, ये नहीं एक्सप्लेन करते कि कैसे वो चीज़ें करनी है, फिर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो खुद ही अपनी मर्जी से फिर चीज़ें करने शुरू। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर मजीद डिस्कशन करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम डिस्कशन कर रहे हैं पीसीओएस पे। एक आपने बहुत अच्छी हमें टिप दी अबाउट द सिनेमन, दालचीनी। अब और बताइए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी यही कंसर्न होती है कि करे क्या। एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अब हो रही है, बाकी सब चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन के बेस पे थी, नाउ गाइडेंस। बिल्कुल। अगर हम डाइट में बात करें कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप कौन सी और ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो चिया सीड आपके पास बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। चिया सीड जो है वो आपको एक तरह से प्रोटीन भी आपको मिल जाती है। गुले दादा जिसको हम बोल रहे होते हैं, गुले दादा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट में जो है अगर आप इसको लेते हैं योगर्ट में ऐड करके तो वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको पानी में जो है वो सोक करके रख देते हैं तो ये एक तरह से जिस तरह तुख मलंगा होती है, तुख मलंगा की तरह की होती है, लेकिन ये तुख मलंगा नहीं होती, इसके हेल्थ बेनिफिट तुख मलंगा से जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा से उसे स्वेल हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप इसको ले सकते हैं। तो अगर पानी में भी ऐड कर सकते हैं और दालचीनी को दोनों को भिगो दें और सुबह ले लें। इसको दालचीनी में अगर आप ऐड करेंगे तो एक तो इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो ये दोनों ही अलग चीज़ें रखने वाली हैं, आप अलग अलग लेने वाली हैं। बिल्कुल, अगर आप चिया सीड्स ले रही हैं तो वो आप जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बात की थी कि वो जो सिनेमम वाला पानी है वो आपने एम्प्टी स्टमक लेना होता है, बिल्कुल ही थोड़ा है वो, आप समझ लें कि हाफ ऑफ द कप आपने उसको लेना है और आप उसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ बात की जाए कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनको सबसे पहले डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है कि आपने जो है वो शुगर का इंटेक नहीं करना। अब शुगर ऑब्वियसली आपको फ्रूट से भी मिल रही होती है, कहीं ना कहीं से आप जो फ्रूट जूसेस ले रहे होते हैं वहाँ पे भी आप बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं कि आपने जो है वो शुगर को जो है वो बिल्कुल ही अपनी लाइफ से जो है वो कट ऑफ करना है। अगर आप शुगर की प्लेसमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो स्टीविया आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो कि हर्बल आपके पास सप्लीमेंट आ जाता है। तो स्टीविया को जो है वो पीसीओएस के पेशेंट्स यूज़ करें, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए
लिए जो है वो बहुत बेहतरीन रह जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो योगर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, पीसीओएस में अगर आप लेते हैं आपकी फर्टिलिटी रेट को भी बेहतर करता है, गट हेल्थ आपकी जो है वो बेहतर हो जाती है। मतलब अगर उसी तरह जो आपने कहा कि चिया और उसकी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाती है, तो वो अगर आप ले लेते हैं तो वो भी आपने दो चीज़ें अपनी फ़ायदे की एक साथ ले ली। एग्जैक्टली। इसके साथ जो है वो लंच टाइम में बात की जाए तो सैलेड आपके लिए जो है वो बहुत बेहतरीन है, ऑलिव्स बहुत आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल है। अगर आप इसको लंच टाइम में लेते हैं तो वो आपके लिए ज़बरदस्त आ जाता है। अब बात की जाए तो अक्सर लोग जो है वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि शायद उनको लगता है जिसकी वजह से कि चिकन खाने की वजह से उनको जो है वो पीसीओएस हो गया। हालांकि हम एक छोटे से चिकन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि चिकन खाने की वजह से आपको हुआ है। ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम आपका ख़राब था और आपकी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आपको जंक फूड खाया आपके उसकी वजह से जो है वो आपका ख़राब हुआ है। अब इसमें बात की जाए तो सीड साइकिलिंग जो हम जिस पे बात करते हैं, जो सीड साइकिलिंग आजकल के बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि मॉडर्न मेथड है पीसीओएस को क्योर करने का, और एक तरह से आप समझ लें कि क्विक भी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और वो इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर लेते हैं कि पीसीओएस है, चलें ठीक है, इट्स ओके, खुद ही क्योर हो जाएगा। लेकिन सीड साइकिलिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जहाँ आपने लॉन्ग टर्म इस चीज़ से सफ़र करना है, आप इसको जो है वो थोड़ी देर में जो इसको क्योर कर सकते हैं, मतलब बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बट पीसीओएस रहता है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आपने अगर बैलेंस में आ गया तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा जी चलो सब ठीक हो गया, अब चीनी भी खानी शुरू कर दो, कार्ब्स भी लेने शुरू कर दो, हर वो चीज़ खानी शुरू कर दो जो अनहेल्दी है। बिल्कुल। फिर आपने एहतियात ही करनी है, जिस तरह भी आपने पहले बात की है कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बिल्कुल, डाइटिंग नहीं करनी। ये मैं बार बार बात क्लियर करती हूँ, क्योंकि देखिए डाइटिंग को हम हमेशा सोचते हैं कि हाँ थोड़ी देर के लिए करेंगे खत्म हो जाएगी। लाइफस्टाइल जब आप अपना चेंज कर लेते हैं, चिया सीड्स अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, दही डेली आपने लेनी है, नो मैटर व्हाट, किसी भी फॉर्म में आपने खानी जरूर है। बट अब इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी और दही और पानी मिक्स करके आप अपने लिए एक लस्सी तैयार कर लें, क्योंकि वो चीनी जो है वो आपको साइड इफेक्ट्स देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आपने बात की है कि हम लोग अपनी मॉडिफिकेशंस लाइफस्टाइल जो है उस तरह करके बेहतर कर सकते हैं। हम इसको जिस तरह रोटी और चावल, बिल्कुल रोटी और चावल भी जो है वो अभी कहीं ना कहीं से आपको जो है वो शुगर उसके अंदर से मिल रहे होते हैं, फाइबर कंटेंट मिल रहा होता है, तो हम लोगों को इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करके चिया सीड जैसी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफस्टाइल में जो एक तो चिया सीड्स हो गए, और क्या? बिल्कुल। इसके साथ अलसी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप वो ले सकते हैं। अब सीड्स की बात की जाए तो फर्स्ट 14 डेज मगज भी तो होते हैं, जी बिल्कुल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चिया जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि सीड साइकिलिंग जो है, अब सीड साइकिलिंग की तरफ आते हैं। जब आपको पीरियड्स हो गए हैं, आपका वहाँ से सीड साइकिल का जो वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, आपने डे 1 से डे 14 तक आपके अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स बनते हैं, आपने जो है वो पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो आपने लेने हैं। होता ये है कि इन 14 डेज़ के अंदर जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जो पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हैं इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में पाई जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है और आपको एक गुड क्वांटिटी में आपको एस्ट्रोजन लेवल मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट 14 डेज़ आते हैं जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि आपके सनफ्लावर सीड्स और आपके सेसमी सीड्स आते हैं। सेसमी सीड्स जिसको हम तिल कहते हैं, सफ़ेद तिल भी बोलते हैं, और इनको आपने जो है वो नेक्स्ट 14 डेज़ में लेना होता है। और जब आपके पीरियड्स आपके आफ्टर जब आप चले जाते हैं, कितने लेने होते हैं यार? जी मैं इसकी क्वांटिटी भी आपको बताऊंगी। अब हम लोगों ने ये लेना क्यों होता है 14 डेज़, और ये 14 डेज़ का हम लोगों ने क्यों प्रोसीजर रखा हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट 14 डेज़ में फीमेल की बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो कम होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल जो है वो स्लो प्रोसीजर में चला जाता है। जब एस्ट्रोजन स्लो प्रोसीजर में चला जाता है तो आपके लिए जो है वो ज़रूरी है कि ओमेगा 3 जो आपको इसके मिल जाता है, सीड्स के अंदर से मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, मैग्नीशियम आपको मिल जाता है, पोटाशियम आपको मिल जाता है, तो ये आपके लिए जो है वो फिर बेनिफिशियल रहता है और आपको फिर जो है वो फर्टिलिटी रेट भी जो है वो आपका बेहतर हो जाता है। सही, बिल्कुल। अमाउंट ओके, अमाउंट में जो है वो हम लोगों ने देखना है कि हाँ, जब हम लोग 14 डेज़ का हमने स्टार्ट किया है, कभी भी इसको मिक्सअप नहीं करना। हमेशा फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो आपने हमेशा पम्पकिन सीड्स के साथ ही लेने हैं, आप इसको सनफ्लावर सीड के साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसकी एक तो अफादियत डिफरेंट है। तो इसका आपने जो स्मॉल हमारा टीस्पून होता है आपने वो ले लेना है पम्पकिन सीड्स का और फ्लैक्स सीड्स का। अब इसका बेहतरीन मेथड होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग से खाली जो है वो सीड्स कंज्यूम नहीं की जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपको जो है वो एक तरह से ड्राई आपका माउथ कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा वो टेस्ट में भी जो है वो आपको मुनासिब नहीं लग रहा होता। तो 1 टेबल स्पून ऑफ पम्पकिन सीड्स, 1 टेबल स्पून ऑफ पम्पकिन फ्लैक्स सीड्स अगर आप लेते हैं और इसको अगर आप दही में ऐड करके खा लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। आप सैलड के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करके खाते हैं तो आपको तब भी इसका जो है वो नहीं पता चलता, आपके लिए बहुत अच्छी गुड ऑप्शन आ जाती है। और अगर आप इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा अगर इसका पाउडर बना के खा लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। चम्मच मुंह में डाला और निगल लिया। लेकिन एक गलती आपने ये नहीं करनी है कि आप इसको लॉन्ग टर्म जो है वो इसको ग्राइंड करके रख दें। ऑब्वियसली इसके जो अंदर जो जितने भी विटामिन्स मिनरल्स हैं वो जो है वो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो आपके साथ नहीं चल पा रहे होते हैं, तो ज़्यादा ग्राइंड करने से भी जो है और लॉन्ग टर्म ग्राइंड रखने की वजह से भी जो है इसकी फायदियत कम हो सकती है। तो मतलब एक साइकिल के लिए
14 दिनों के लिए ग्राइंड करके रख लें। बिल्कुल। आप जब भी आपने अपनी जिस भी चीज़ की साइकिल स्टार्ट करनी है, आपने उस दिन आपना बना लिया, आपने 14 दिनों के लिए आपने यूज़ किए, वो आपकी ख़त्म हो गई खुराक, फिर आपने अगली वाली जो दोनों ग्राइंड करने हैं, सनफ्लावर सीड्स और सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स जो सफ़ेद तिल है, उनको ग्राइंड कर लिया, फिर आपने उनको इस्तेमाल कर लिया। सिर्फ 14 डेज तक आप इसको 14 दिन और 14 और बिल्कुल अब चूंकि ये सर्दियों का मौसम है, ये आपके लिए जो है वो एज़ कम्पेयर टू गर्मियों से जो वो थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि सीड्स की जो है वो तासीर एक तरह से आप समझ लें कि वो थोड़ी सी गर्म होती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन वो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको जो वो गर्मी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी में हीट हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक है कि आप इसको बाहर ही रखें, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में अगर आप सीड साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो सीड्स जो आपने ग्राइंड करके रखें उसको फ्रिज में जो है वो आप रेफ्रिजरेटर में रख लें, क्योंकि अगर आप अक्सर हम बाहर रख के भूल जाते हैं, वो वहाँ पे पड़े पड़े जो है वो खराब हो जाते हैं, ऑयल निकलना शुरू हो जाता है ना हीट की वजह से। अच्छा, तो ये होगी ये। और कोई अच्छा, अब आपने कहा कि हमने चीनी नहीं खानी, इसमें शहद और शक्कर भी इंक्लूडेड है? शहद और शक्कर भी इंक्लूडेड है। शहद, शक्कर, चीनी, कोई भी चीज़ स्टीविया के अलावा आपने नहीं यूटिलाइज। अच्छा, जब आप ये सीड साइकिलिंग कर रहे हैं, सब्जियां जी, जब ये सीड साइकिलिंग आप कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पर ये ख्याल रखें कि आप जो है वो शुगर का इंटेक जो है वो कम करें। आप शुगर का इंटेक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम फ्रूट जूसेस भी ले रहे होते हैं या फ्रूट्स ले रहे होते हैं, जूसेस तो हम वैसे ही मना करते हैं। एग्जैक्टली, आपने खाना है तो आप पूरा फल खाएं, बिल्कुल, आपका पेट भी ज़्यादा भरेगा। एक ग्लास ऑरेंज जूस से उस तरह पेट नहीं भरता जिस तरह किन्नू खाने से, एक किन्नू खुद खाने से होता है। बिल्कुल, मतलब एक किन्नू खा लें दिन में, एक अमरूद खा लें दिन में, बहुत ज़्यादा स्वीट वाले फ्रूट्स को अगर अवॉइड करें तो केला खा सकते हैं इस दौरान। केला, आपको पता है केले के अंदर भी बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद है, तो उसको जो हम अवॉइड कर सकते हैं, बल्कि बेहतर ये है कि आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लें। जिस तरह आपके पास ग्रेप फ्रूट है वो बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है, ऑरेंजेस आपके पास अच्छी आ जाती है, मौसमी आपके पास बहुत अच्छी है, स्वीट लाइम आपके पास बहुत ही अच्छी ऑप्शन आ जाती है, फिर ग्रेप्स आपके पास, जिसको कहते हैं, बिल्कुल मीठे आप जिसको कहते हैं। मीठे तो आपको पता है कि बुखार के लिए भी बहुत अच्छा है और काफ़ी बीमारियों से जो है वो प्रिवेंट करता है। सो ये तो हो गया कुछ हमारे खाने पीने का। अब मुझे एक्सरसाइज का बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे मुराद आपकी क्या है? क्योंकि बहुत से लोग जो है दिन में 15-20 मिनट वॉक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज को आप क्या कहती हैं? एक्सरसाइज सबसे पहले जो PCOS की जो ख़वातीन हैं, अगर वो उनका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ है, वो ओबेसिटी की तरफ चली गई हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि वो एक ट्रेनर लें और फिर उसके साथ जो है वो जिम करें। अगर जिम वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि वो घर के अंदर वर्कआउट्स करें। अब एक्सरसाइज वर्कआउट जो आप कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके एंगल किस तरह से हैं। अक्सर जो PCOS के जो पेशेंट्स होती हैं उनमें ये देखा जाता है कि उनके जो थाई फैट है वो ज़्यादा होता है, मतलब कि उनकी जो लोअर बॉडी में फैट ज़्यादा, बिल्कुल पियर शेप उनकी जो है वो बॉडी हो जाती है। तो पियर शेप बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ वो ये होती है कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। बटरफ्लाई एक्सरसाइज इस तरह है कि जिस तरह जब आप योगा करते हैं, योगा के लिए आप ज़मीन पे बैठते हैं, आपके जो दोनों फीट हैं वो आपस में जो है वो कोलैब कर रहे होते हैं, ऐसे करके जॉइंट हो रहे होते हैं। बिल्कुल, तो आपने अपने दोनों पाँव जो है वो ऐसे करके एक दूसरे के साथ ऐसे, मतलब एक आप इस तरह की आपकी एक शेप बन जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने पाउंड जो है वो अपने एक साथ जोड़ने हैं और फिर आपने बटरफ्लाई की तरह लाइक उसको मूवमेंट करना है, नीज को ना आपने ऊपर नीचे। इससे आपका जो इनर फैट है, जो आपके थाइस के अंदर जो इनर फैट है आपका, वो बहुत जल्दी कम होगा। आप खाना बना रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, बड़े आराम से आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन बहुत से डिफरेंट फोरम्स पे आपको यूट्यूब पे जाएं और उसको डालें बटरफ्लाई एक्सरसाइज फॉर PCOS, तो वो आपको आ जाएगी। हाँ। बिल्कुल, अगर आप अपना कोई भी घर में काम कर रही हैं या अगर आप रिलैक्स भी कर रही हैं, टीवी भी देख रही हैं, तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि PCOS के पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है कि वो ऑन एंड ऑफ इसको जो है वो ज़रूर करती रहें। और देखें, लिफ्ट लेनी छोड़ दें, सीढ़ियाँ चढ़ें, एस्केलेटर को भी भूल जाएं। चलो कुछ जगहों पे तो बंदा स्टक होता है मॉल्स वगैरह में, लेकिन वॉक, क्योंकि गाड़ी को देखा जाता है दरवाजे के सामने ना पार्क करें ना। अगर कहीं पे आपने किसी जगह पे जाना है, पार्किंग में गाड़ी को लगाएं और चल के जगहों पे जाएं। जितनी अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे उतना ही बेहतर आपका ये कंडीशन हो जाएगा। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि आप स्टेयर्स यूज़ करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जिन ख़वातीन को PCOS का मसला होता है उनमें आगे जाके एज वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती हैं, एजिंग का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वो घुटने में जो है वो बहुत ज़्यादा उनके मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो स्टेयर्स जो है वो आपने बहुत अच्छी पॉइंट का है कि हमें सीढ़ियों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वॉक, कहीं पर भी जाना है चल के जाए। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर इसलिए दिए हैं और जिनके सलामत है उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज्ड है, जो नेक डाउन कुछ खुद अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। तो अगर अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि हमें एक नॉर्मल हेल्दी मुकम्मल इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, तो कम से कम हमें एटलीस्ट उन चीज़ों का फ़ायदा तो उठाना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने टांगे चलने के लिए दी हैं, लेकिन हम सारा वक्त बैठ बैठ के गुजार देते हैं। और अगर बैठ के नहीं गुजारते तो एक जगह से उठे दूसरी जगह गए, वहाँ पे जाके बैठ के, वहाँ पे गए मैंने एक वक्त होता था कि लोग बैठते ही नहीं थे,
अब बिल्कुल ऑपोजिट है, लोग बहुत कम आपको खड़े हुए नजर आते हैं। अब तो ये जो फोन्स जो वॉचेस भी आ गई हैं जिनके अंदर आप अपने देख सकते हैं कितने स्टेप्स वगैरह, कम अज कम 8 से 10,000 स्टेप्स आपको डेली के करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखें जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि जब वो खाना खा रहे हैं तो एटलीस्ट 40 स्टेप्स जो हैं वो आप अपने खाना खाने के बाद जो है वो ज़रूर लें। 40 स्टेप से एटलीस्ट आपको ये होगा कि आपको जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, जो आपकी ग्लूकोज की और फैट की जो एब्जॉर्प्शन थी वो आपकी जो है वो नॉर्मली हो सकती है। अच्छा। तो 40 स्टेप्स जो है वो कंपलसरी लें आप। आपके हाथ में पानी है, बिल्कुल, पानी का क्या अमल दखल है पीसीओएस में? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जब इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर भी देखा जाता है कि पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसी तरह जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि पीसीओएस एक तरह से आपके ओवरीज के लिए डायबिटीज़ है, कंसीडर कर सकते हैं। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल आपका जो है वो पे करता है, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो पीसीओएस के पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनके नेक वाला जो एरिया वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। वो ब्लैक होने की वजह भी यही होती है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। और पीसीओएस के पेशेंट में सबसे ज़्यादा अगर आप पानी का इंटेक करते हैं तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से भी आप क्योर कर सकते हैं, आपकी स्किन अच्छी रह सकती है, आपको एक्नी नहीं होगी, आपका जो जितने भी आपका जो है इम्यून सिस्टम था वो भी बेहतर रह सकता है, आपका गट हेल्थ जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकती है। और ये तो सारी आपने बातें बताई कि भी सीड्स का इस्तेमाल ये भी आपकी एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन में हेल्प करता है, एक्सरसाइज करने से भी आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं और उनसे भी ये चीज़ें रिड्यूस होती है, पानी पीने से भी ये चीज़ें रिड्यूस होती हैं। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें करना जो आपके लिए यूज़फुल है। अच्छा, नींद का क्या अमल दखल है? नींद बेसिकली यही बात है कि जो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें ये पाया जाता है कि हम लोग जो है वो रात की जो हमारी रूटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पैटर्न जो है हमारा डिस्टर्ब हुआ है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से जो भी है वो आपको एक तरह से आप समझ लें कि एक्नी भी कॉज हो सकती है। आप लेट सोने की वजह से आपको जो है वो हेयर लॉस भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है वो इंटरलिंक भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो पीसीओएस से सफ़र कर रहे होते हैं उनको ब्लैक हेड्स भी हो रहे होते हैं। ब्लैक हेड्स के साथ साथ आपके जो है वो आंखों के नीचे हल्के भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। हल्के पड़ने की भी यही वजह है कि आपको एक तो आयरन डेफिशिएंसी है और दूसरी आपके जो वो डिहाइड्रेशन आपको बहुत ज़्यादा कॉज हो गई है। और पीसीओएस के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न ही जब ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके जो है वो फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, आप एजिंग का शिकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही आप अपनी जो है वो स्लीपिंग पैटर्न को जो है वो बेहतर करें, रात को टाइम से सोएं। और अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रही होती है तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि ये बहुत से जो सोल्जर्स होते हैं फौजी, उनके लिए एक तरीका है कि जिनको अचानक से नींद आ रही है, अब ऑब्वियसली हम इस चीज़ से सफ़र करें, हमें नींद नहीं आ रही है तो लंबी लंबी सांसें भरें। जब आप लंबी लंबी डीप ब्रेथ लेते हैं तो उससे भी आपको जो है वो बहुत जल्दी नींद आती है। ब्रेथ वर्क बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइनली आपका पैगाम क्या है? बिकॉज आई नो दैट आप एक ज़रा डिटेल्ड मैसेज देना चाहती है, तो मैंने कहा थोड़े आपको मार्जिन दूँ बात करने। जी बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो भी आजकल की जो यंग लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, वो इस चीज़ से जो सफ़र कर रही हैं पीसीओएस से, इसको आप ये बहुत ही कोई एक बुरी चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली ये आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ है और हर एक फ़ीमेल को हो रही है ये चीज़। तो बजाय आप इस चीज़ को अपने अंदर ही रखने के, आप इस चीज़ को शेयर करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के साथ। ये कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुछ किया नहीं है जो आपको ये हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी कंडीशन है, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, हमारे मामला ज़िंदगी की वजह से हो जाती है। बिल्कुल, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी एम्बेरेस्ड अबाउट। बिल्कुल, जैसे तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप खुदा ना खास्ता ड्रग एडिक्ट भी है तो बात करें, बिल्कुल, ताकि आपको मदद मिले। तो ये तो एक फिजिकल कंडीशन है। अगर किसी को डायबिटीज होती है तो छुपाता तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस चीज़ को अपने अंदर ही रख रहे होते हैं तो एक आप एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा कोज होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, इलाज भी नहीं सही करते क्योंकि आप छुपा रहे होते हैं। आप छुपा रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि आप किसी से अपनी खुशी डिस्कस करें, आप किसी से अपना दुख शेयर करें, इसी तरह फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी से शेयर करें कि उसको पीसीओएस है और उसको वो क्योर करने की ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज व्यूअर्स। देखिए, अल्टीमेटली ज़िंदगी और मौत की कोई गारंटी नहीं है, इन द सेंस दैट ऑफ कोर्स जब हमारा वक्त आना है तो हमारा वक्त आ जाना है। बिल्कुल। बट जितनी देर इस दुनिया में है, एटलीस्ट एक सेहतमंद हेल्दी अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारें। जैसे कि शुरू में अभी प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट किया तो एक बात की कि जी पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। उनका राइट है, हर बच्चे का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक सेहतमंद अंदाज में जिए, और उसकी जिम्मेदारी माँ बाप पे पड़ती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब प्यूबर्टी के बाद अगर पीसीओएस के मसाइल होने शुरू हो जाए, अब बाय दिस स्टेज 14-15 साल की उम्र पे यूजुअली पता चलता है, या लेटर देन दैट, राइट, 14-15 की एज। अब इस स्टेज पे आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। अगर घर में फॉर एग्जांपल
बेकरी के आइटम आए हुए हैं, आपने वो बेकरी के आइटम नहीं खाने, क्योंकि अगर आप वो बेकरी के आइटम खाएंगे तो वही वाला इशू जो है आपका पीसीओएस का इशू बिगड़ जाएगा। और अगर आप बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, अब जैसे कि माहिर नफ्सियात के पास अगर आप जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाके डिस्कस करते हैं, देखिए बाहर के ममालिक में अगर किसी को कोई भी बीमारी डायग्नोज हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ आउट ऑफ द ब्लू डायग्नोज हो जाती है, तो अक्सर ऐसे लोग जो है वो माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है ना, दिमाग ने एक्सेप्ट करना होता है, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ भी आपने एक अवेयरनेस का लेवल क्रिएट करना होता है। सो पीसीओएस को छुपाने वाली चीज़ नहीं है, और ना ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ, फर्टिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्टिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो बच्चे कंसीव करना चाहते हैं, बट कंसीव करने के अलावा भी व्यूअर्स देखिए, आपका वजन बढ़ रहा है, आप कॉन्स्टेंटली तकलीफ में, मुंह पे बाल आ रहे हैं, ये चीज़ें जनरली इंसान को इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। स्लीपिंग पैटर्न भी आपके ख़राब हो चुके हैं, तो फिर बेहतर है कि आप किसी से डिस्कस करें, और मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने से बेहतर आपको जो है वो आपका सोल्यूशन मिल सकता है। तो बजाय अपने अंदर रखने के, आप इस चीज़ को, जिस तरह खुशी आप इजहार कर सकते हैं, दुख का इजहार कर सकते हैं, इसी तरह जो है वो आप अपनी बीमारी का भी इजहार करें, और ज़रूर बांटने से बढ़ती है, बिल्कुल, दुख डिस्कस करने से कम होता है। एग्जैक्टली। इसी नोट पे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ब्लेस यू। और हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी में आर्ट का, कल्चर का होना कितना इम्पोर्टेंट है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक चीज़ जो मुझे बहुत चुभती है आज भी, वो ये है कि बचपन में जब मुझे शौक़ था आर्ट्स पढ़ने का और मीडिया स्टडीज़ को सीरियसली परसू करने का, तो मुझे बहुत डांट पिटी और मुझे कहा गया कि भाई शौकिया अगर ये काम करना है तो वो अपनी जगह एक चीज़ ठीक है, लेकिन ये कोई प्रोफेशन नहीं होता। इसी तरह मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जो मेरे साथ ग्रामर स्कूल में पढ़ती थी, जिनके पेरेंट्स ने कहा कि भाई डिग्री कोई तमीज़ की करो या प्रॉपर कोई डिग्री करो, लेकिन मतलब और शौकिया अगर ये काम करने हैं मीडिया शीज या आर्ट्स पेंटिंग पूटिंग ये वो, तो वो ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं होता। मेरी जनरेशन के बहुत से लोग सफ़र किए हैं और अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत से यंग लोग जब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने आर्ट्स में डिग्री हासिल करनी है या हमने आर्ट्स के किसी भी एरिया को परसू करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप मान जाते हैं इस बात पे कि चलो तुम आर्किटेक्ट बन जाओ, यानी कि आर्ट के किसी कॉलेज ज़रूर NCA चले जाओ या किसी और ऐसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, लेकिन आर्किटेक्ट बन जाओ, वो सही प्रोफेशन है। तो क्या प्रोफेशन सही है और क्या गलत है ये तो अल्लाह ही जानता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट्स अगर कामयाब हों तो वो किसी इंजीनियर डॉक्टर से कई गुना ज़्यादा पैसे भी कमा लेते हैं और कई गुना ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी भी जी लेते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी भी बताएंगे, आई होप खुल के, एंड देन उसके साथ साथ हमें गाइड करेंगे कि आर्ट का पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्कोप कितना है और वर्ल्ड के अगर फोरम पे देखा जाए, दुनिया के लेवल पे देखा जाए, तो दुनिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तलहा अली कुशवाहा हमारे साथ हैं जो विजिटिंग एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा विजिटिंग प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। अस्सलाम वालेकुम तलहा। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका लास्ट नेम मैंने कितना प्रैक्टिस किया और फिर मैंने बोल ही दिया। बिल्कुल सही होगी और मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे दाद दे दें। बिल्कुल सही, वेल डन। इंसान को यही चाहिए होता है ना कि दाद मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दाद की जगह डांट पिटती है जब कोई भी यंग बंदा, एंड बाय द वे आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन जिसने जाके कहा कि अब्बा मैंने आर्ट्स को परसू करना है और उन्होंने इमीडिएटली कहा हाँ हाँ बेटा ज़रूर करो, अनलेस खुद पेरेंट्स का आर्टिस्टिक बैकग्राउंड हो। एटलीस्ट ये मैंने देखा है, आई कुड बी रॉन्ग। ये बताइए कि आपका आर्ट और आर्ट्स की तरफ रुझान कैसे और कब हुआ? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। मेरी जी वालिदा काफ़ी चीज़ें करती थी, पेंट करती थी, वोकलिस्ट भी थी, और उनकी भी वही कहानी थी कि जैसे रेडियो पाकिस्तान उस ज़माने में उनको ऑफ़र आई तो वो फिर नहीं गा सकती थी क्योंकि मुनासिब नहीं था, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं था, रिलीजियसली भी प्रॉब्लम था, तो वो फिर नात और क़िरत और इस तरह की चीज़ें तो करती रहीं, और वो भी अपने ही लिमिटेड सर्कल में।
तो एक तो ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस था, फिर मेरे एक दो कज़न्स थे, एक मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया काफ़ी। तो इस तरह एक थोड़ी सी इन्वायरमेंट थी, फिर भी उस ज़माने में भी लिमिटेड, जिसमें कि ज़रा मैं मोटिवेटेड था आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए स्पेशली। लेकिन जब आपने इसको परस्यू करना शुरू किया तो घर वाले तो चले मान गए, घिर गए, इर्द गिर्द के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? होता ना कि चाचा आए तो उन्होंने पूछा हाँ जी पुत्र की कर रहे हो, या मामू आए, यू नो लाइक नॉट जस्ट इवन उस तरह के डायरेक्ट रिलेटिव। शादी पे अक्सर आपको पता है ये डिस्कशंस खुल जाती हैं, हाँ जी तेरा पुत्र की कर रहा है, तो हमारा बेटा आर्टिस्ट है या हमारा बच्चे का आर्ट्स की तरफ रुझान है, तो उस पर रिस्पॉन्स क्या आता था? नहीं, वो तो यही है कि बेटे वो तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल करें आर्ट, लेकिन असल में आप क्या करते हैं वाली बात है। तो वो वैसे ही था, और सिर्फ ये कि आप जैसे कोई मेहंदी हो रही है शादी के ब्याह के मौके पे, भैया ज़रा वो पैरोडी सुना दो, हाँ, कोई गाना सुना दो, तो वो आप एंटरटेनमेंट के लिए एज अ कोर्ट जेस्टर तो ठीक है, लेकिन वैसे ज़ाहिर है उसको कोई सीरियसली इस तरह नहीं लेते कि आप एज अ प्रोफेशन उसको लें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशंस हैं, जिसमें आई थिंक ज़ाहिर है जो एक आपको पता होता है कि भाई ये आप कर लेंगे फिर ये हो जाएगा, आर्ट में ज़रा आपको स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करना पड़ता है, तो इट्स मोर डिफ़िकल्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं मिलता कि बस आप जाएं और एक नौकरी लग गई फिर आप एक ग्रेड प्रमोट हो गया। तो बेसिकली आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, ऐसे ही। और आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही एंटरप्रेन्योर्स की, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि नौकरियां तो बहुत है ही नहीं। ऐसे ही, लेकिन हम इन स्टेप नहीं है विद दैट रियलिटी। मुझे लगता है अभी भी पाकिस्तान में हम यही समझ रहे हैं कि बस नौकरियां, हालांकि नौकरियों का ज़माना अब चला गया। भाई 22-22 साल के बच्चे करोड़पति अरबपति बने बैठे, बिल्कुल। किसी ने गेमिंग में पैसे बना लिए, किसी ने अपने आर्ट के थ्रू पैसे बना लिए, किसी ने अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया और उस यूट्यूब के चैनल से 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं महीने के। बिल्कुल जी, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये रुझान अभी भी बहुत कम है, क्योंकि डर लगता है पेरेंट्स को भी, और इसलिए वो फिर डरा देते हैं बच्चों को भी कि बेटे कुछ चीज़ अटैम्प्ट ना करना। सर कल हमारे शो पे एक 10 साल का बच्चा है, माशाल्लाह अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत है, मोहम्मद हसनैन। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिम। वो 10 साल का बच्चा, उसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, जिनको वो फ्री में अंग्रेज़ी सिखाता है। वाह, 10 साल का बच्चा, एंड बाय द वे इज ग्रामेटिकली कम्प्लीटली करेक्ट। उसकी अंग्रेज़ी, मेरे जैसा बंदा जो बड़ा प्राइड लेता है कि यार मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, ये भी किया, वो भी किया, मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा यार ये तो बच्चा मतलब, और सेल्फ टॉट स्कूल बट मोस्टली सेल्फ टॉट। तो बात यह है कि दुनिया बदल गई है, ये भी कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया कि भाई आप 21-22 साल की उम्र पे जॉब स्टार्ट करेंगे। अब तो बहुत से लोग दोनों चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो मुझे बताएं कि आर्ट में एजुकेशन लेने की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? असल में जी क्या ज़रूरी है? जी मुझे ये लगता है कि निखार बस आने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप फॉर्मल एजुकेशन लें या आप किसी उस्ताद के साथ कुछ वक्त लगाएं या ऐसे आप इन्वायरमेंट में हों जहां आपके साथ मास्टर्स बैठे हों, तो मेरे ख्याल में फिर फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत, क्योंकि वो फिर फॉर्मल ही एक तरह से एजुकेशन हो जाती है। लेकिन अब डिग्रीज़ का मुझे लगता है कि ज़रा इंक्रीजिंगली अब वो भी ज़रा कम होती जा रही है उसकी सिग्निफिकेंस। मुझे लगता है अब स्किल्स पे बहुत बेस्ड है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। जैसे स्पेशली आईटी में उस दिन मुझे कोई साहब बता रहे थे कि हम सिर्फ कहते हैं भाई आप बैठे हैं कंप्यूटर पे और व्हाट कैन यू डू, तो हम इंटरेस्टेड नहीं हैं कि ही हैज़ अ PhD और अ मास्टर्स। तो आई थिंक अब स्किल पे जिसका जो काम है, देखिए PhD होना, अगर आप एक टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या आपने मास्टर्स किया हुआ है अपनी फील्ड के अंदर या स्पेशलाइज किया या टीचर्स कॉलेज आप गए बाहर 2 साल आपने अपनी डिग्री हासिल की, उसकी समझ आती है क्योंकि उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। बट एज एन आर्टिस्ट, बट देन वही वाली बात आ जाती है ना, तो क्या करें बच्चे, मतलब मैट्रिक FA पास करके फिर खुद ही करना शुरू हो जाएं। असल में वो साथ साथ चलाने वाली बात है। मैं एज अ मदर ऑल्सो ना, मेरे लिए भी बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, क्योंकि मेरा बेटा 17 साल का, यही मुझे कहता है कि हमजा मुझे अक्सर कहता है कि मामा, बल्कि आपके सामने मैं भी फ़ोन पे ब्रेक में उससे बात करी थी, वो अक्सर मुझे कहता है कि मामा बट व्हाई इज अ डिग्री इंपॉर्टेंट। और जो सारी बातें पहले कही जाती थी जिसके लिए डिग्री ज़रूरी थी, अब वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। जी ऐसा ऐसी है, मेरे ख्याल में इरेलीवेंट हो जाएंगी मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ भी लॉन्ग रन में। स्कूल्स तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत कई मुझे कोई 5-6 ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनको बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे, घर पे उनको एग्जैक्टली पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन भी तो ज़रूरी है ना। वो तो फ्रेंड्स में वो उनका आर्ग्यूमेंट ये कि जी उसमें वहाँ तो नेगेटिव होगी इंटरेक्शन, तो हम बच्चों के ग्रुप्स में उनको भेजते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम आर्ट एजुकेशन की बात करें तो उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी नज़र में? तो एंड आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नो हाउ मच आई एग्री विद इट, बिकॉज मैं बहुत डिग्री ओरिएंटेड बंदा हूँ।
क्योंकि छोटी सी थी तब से मामा एक ही बात कहती थी कि डिग्री लेनी है, यू हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ही नहीं था, मतलब गुफ्तगू ही नहीं थी ना। अब तो हम लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं, तो हमारे बच्चे हमें आके कह देते हैं कि क्या ज़रूरत है, और हम कच्चे हो जाते हैं कि ऑनलाइन ज़रा पूछें, चैट जीपीटी ज़रा मैंने बता के मैं उनकी कमां। तो भाई बात ये कि पाकिस्तान में आर्ट एजुकेशन कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि अभी भी NCA जैसी यूनिवर्सिटीज़, इंडस वगैरह, इनसेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं और एक लिमिटेड लोग जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। पाकिस्तान में जी वो ग्रुप यकीनन है एक ऐसा ग्रुप जो कि आर्ट की अहमियत को समझता भी है, उसको परसू भी करना चाहता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप मैसेज में जाके देखें तो जैसे मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में भी था, तो वो एक होता ना कि आपका एक अगर कोई अजीब सा आपको इंसान लगे तो उसको लोग एक खाने में डालना चाहते हैं, तो उनको फिर होता है अच्छा जी आप आर्ट कॉलेज गए हुए हैं, अच्छा तो फिर ठीक है, आप यानी कि फिर पागल ही होंगे आप, तो आप अजीब व गरीब से अगर एक सेंट्रिक से इंसान हैं तो फिर आप आर्टिस्ट होंगे या कुछ और होंगे, तो फिर वो समझ जाते हैं आपको ना। लेकिन मैसेज अभी भी मुझे नहीं लगता कि आर्ट हमारा, क्योंकि एस्थेटिक्स हमारी डेवलप मुझे नहीं लगता कि है, और पाकिस्तान में आई थिंक अब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं विद वो जो इंडिविजुअल्स हों जो कि एक रिफ़ाइनमेंट का लेवल जिन्हें अचीव करना चाहिए। मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से भी और हम सब भी इंसान जो हैं वो एक रिफ़ाइनमेंट को हर कोई परसू करना चाहिए हर एक को। दुनिया में भी रिफ़ाइनमेंट है, डिज़ाइन आप रिफ़ाइन करते जाते हैं, आर्ट रिफ़ाइन करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग आप रिफ़ाइन होना चाहते हैं। रिफ़ाइनमेंट में आर्ट का बहुत मेरे ख्याल में सेंट्रल रोल है। लेकिन क्या पाकिस्तान में आर्ट से रिलेटेड अवेयरनेस है उस लेवल की जिस तरह फॉर एग्जांपल वेस्टर्न वर्ल्ड में है? बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके साथ एक और बात मैं ऐड इन करना चाहूँगी, अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। मैं जब बाहर के मुल्क कभी जाती हूँ या कभी किसी भी वजह से बंदा जब ट्रैवल करता है, बड़े कम लोग हैं जिनको आर्ट के बारे में वहाँ पे भी पता है, लेकिन शायद वहाँ पे लोगों की मिकदार ज़्यादा है तो वो कम लोग भी ज़्यादा लगते हैं। आई डोंट नो, हर बंदे को वैन गो के बारे में नहीं पता, पिकासो के बारे में नहीं पता, उनको ये पता है कि नाम सुने हुए हैं, जिस तरह मैं भी वही नाम ले रही हूँ जो इतने रिनाउंड नाम है कि हर बंदे को ही पता होते हैं, बट नाम पता होगा, शायद उनका काम नहीं देखा होगा, तो ये मुझे नहीं समझ आती बात कि क्या पूरी दुनिया में कम ही लोग हैं जो आर्ट को समझते हैं? नहीं, जनरली देखें, जब अगर आप बहुत एक रिफाइनमेंट के एक सर्टन लेवल से ऊपर जाना चाहें तो फिर ज़ाहिर है हर जगह ही कम लोग होंगे। जैसे म्यूज़िक में भी अगर आप देखें तो पॉप ज़ाहिर है पॉप म्यूज़िक तो वो ज़्यादा लोग सुन लेते हैं, लेकिन अगर आपने समझना है क्लासिकल में जाना है तो फिर ज़ाहिर है इतनी आपको लोगों की तादाद नहीं मिलेगी। तो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है। लेकिन जनरली वहाँ अगर आप देखें तो आर्ट की एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं कि बच्चे भी जा रहे हैं, म्यूज़ियम भी जा रहे हैं, गैलरीज़ में भी जा रहे हैं, ओपरा हाउसेस और जितना ये कुछ है, तो वो बचपन से एक आर्ट के इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो अगर उन्हें टेक्निकली फ़र्ज़ करें कि किसी पेंटर के बारे में अगर नहीं भी पता, तो उनकी ओवरऑल मुझे लगता है कि एस्थेटिक्स जो है ना वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो दे देन नो कि अच्छा ये ब्यूटी है या ये इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है या वी नीड टू बी रिफाइंड इन आवर बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो मुझे लगता है कि वो एक पूरी इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत बेहतर है इस लिहाज से आर्ट के हवाले से, और इसलिए अवेयरनेस भी ज़्यादा है और रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो क्या इंसान की सोच, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिवनेस आर्ट के थ्रू बेहतर होती? बहुत ज़्यादा। वो देखिए आप एक बड़ा मज़ेदार आर्ट थेरेपी तो माहिर नफ्सियात भी अब कराते हैं। बिल्कुल, स्पेशली बच्चों को, बच्चे जिनको ADHD होती है या जिनको ऑटिज़म होता है, इन मोस्ट सीरियस केसेस जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, ऐसे बच्चों को सबसे पहले आर्ट की तरफ मोटिवेट किया जाता है। बिल्कुल, इवन पेशेंट्स भी आप देखें जो क्लासिकल म्यूज़िक के सर्टन फॉर्म्स हैं वो पे कहते हैं कि पेन रिलीव करने में बड़ी मदद करती हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो है इज़ इवन वो तो कहते हैं म्यूजिशियंस जो हैं वो तो म्यूज़िक थेरेपी में उनका एग्जैक्टली लेकिन उनका दिमाग भी फिज़िकली ऑल्टर हो जाता है। ये कहा जाता है विद साउंड वेव्स, जितना ज़्यादा जब वो म्यूज़िक करते हैं एंड योर ब्रेन इज़, अगर वो आप इलेक्ट्रिकल वो जो होता है EEG उसको अगर करें तो द इंटायर ब्रेन जो है वो एक कहकशां सा बना होता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपकी ज़िंदगी में म्यूज़िक की क्या इम्पोर्टेंस है? आपको क्या दिया है आपके म्यूज़िक ने, आपके क्राफ्ट ने? मुझे इस स्टेज पे देखिए, यंगर ईयर्स में जब बंदा पूछता है तो कहता है ओ आई रियली एंजॉय माई सेल्फ व्हाटएवर, बट आई थिंक वी आर बोथ नाउ एट दोज एजेस जहाँ पे
थोड़ा सा क्या हासिल किया और क्या खोया? मैं बाज़ाहिर थोड़ा सा छोटा हूँगा लेकिन नहीं, आप मेरे से कम से कम, अब मतलब मेरे सामने आप बड़े हुए हैं तो 25 साल से ज़्यादा तो आपकी उम्र नहीं होगी। तो मुझे ये बताइए कि इस स्टेज पे क्या लगता है कि म्यूज़िक ने आपको क्या दिया? क्योंकि लोग कहते हैं ना आगे जाके रिग्रेट करोगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो आगे जाके कुछ रिग्रेट हुआ? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो मैं जो था म्यूज़िक की वजह से शायद उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिफाइंड भी हूँ, और अटेंशन टू डिटेल जो होती है ना, एक हार्मनी, एक एस्थेटिक्स, अटेंशन टू डिटेल, रिफाइनमेंट, मेरे में तो बहुत उसका फ़र्क पड़ा है उसकी वजह से, और वो आज तक है, बहुत ज़्यादा सेंट्रल रोल है। इसी नोट पे आपकी इजाज़त से छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, जो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। जैसे कि माँ बाप कहते हैं कि आर्ट की फील्ड में गए तो गारंटी किसी बात की नहीं है, लेकिन बाय द वे आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो क्रिएटिव आर्ट्स की इस वक्त बात हो रही है। चाहे आप पेंटिंग वगैरह की बात करें, वो अपनी जगह हो गया, म्यूज़िक की बात करें, मतलब म्यूज़िकोलॉजी की डिग्रीज़ बहुत सी जगहों पर अब ऑफ़र हो तो रही हैं, लेकिन उनमें दाखला होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो स्पेसेस भी कम होती हैं, बट दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगेन पेरेंट्स की ये राय होती है ऑन दी अदर एंड के पुत्र म्यूजिक के विच डिग्री लेके क्या करना, उस्ताद लोग घर पे बैठ के सीख लो, क्या प्रॉब्लम है, बट थियोरी को अंडरस्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं जहाँ पे हमारी प्यारी सी आपी ने अपने से ज़्यादा प्यारी, या बल्कि अपने से थोड़ी कम प्यारी मेरे ख्याल से डिशेस तैयार कर ली हैं। जी जी, दाल भी तैयार है और चावल भी तैयार है और सैलेड भी तैयार है। लुक्स एब्सोल्युटली लवली आपी, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर ही रहे हैं तो सर जी आपसे भी ये जानना ज़रूरी है तला साहब, आर्ट को जब हम मतलब एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसके अंदर सारा म्यूज़िक श्यूज़िक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मतलब आप बहुत खूबसूरत सैक्सोफोन भी बजाते हैं, और सैक्स प्लेयर एज वेल, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं? मुझे जी और कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजाना आता, ओनली सैक्सोफोन, और वो भी मैं बस कोशिश ही कर रहा हूँ। कोशिश तो बिल्कुल नहीं कर रहा, आपका प्रॉपर बैंड है माशाल्लाह, एंड लाइक यू हैव अ प्रॉपर ग्रुप दैट यू परफॉर्म विद। आजकल किन चीज़ों पे काम हो रहा है, मेहनत हो रही है? आजकल जी 3 गाने हैं जो भी लिखे हैं, और बेसिक कॉम्पोजिशन उनकी हो गई है, अब अरेंजमेंट और रिकॉर्डिंग वगैरह अब होनी है अगले 1-1.5 वीक में, ये हो रहा है, और साथ पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, यंग लोग ज़्यादातर हम देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं कि बहुत ज़्यादा दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई डोंट नो, आई रिमेंबर जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते थे तो हम बड़े फुल ऑफ लाइफ होते, मतलब एक एक्साइटमेंट होती थी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। अब तो एंग्जाइटी नज़र आ रही होती है। अभी आपसे जब डॉक्टर साहिबा जो आई हुई थी वो भी यही बात कर रही थी कि PCOS जो ख़वातीन में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है, और सारी वो बीमारियाँ जो स्ट्रेस की वजह से एग्जैजरेट हो जाती हैं वो सारी की सारी बढ़नी शुरू हो गई हैं। एज एन एजुकेशनलिस्ट व्हाट डू यू फील, ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है जी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, इसीलिए स्ट्रेस पड़ रहा है, कोई सेंस ऑफ पर्पस शायद नहीं है। अब भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज और फॉर्मल एजुकेशन गैर ज़रूरी होती जा रही है, तो अगर हम वो भी निकाल देते हैं तो सेंस ऑफ पर्पस कित्थों आएगा? नहीं, जो कैच 22 टाइप सिचुएशन। हाँ, नहीं, लेकिन लार्जर क्वेश्चंस जो है ना ज़िंदगी के, मुझे लगता है कि हमें शायद जो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ना, जितना हम उसको निगेट करते हैं और उसको अंडरमाइन करते हैं, उतनी ही अंदर जो इस्तराब है वो बढ़ता जाता है। बिकॉज अगर वेस्ट में भी आप देखें तो एक एम्प्टीनेस आपको ज़रूर फील होती है, एक बहुत लोनलीनेस है, अपने आप के साथ टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे लगता है सारे सिम्टम्स हैं। फिर एंटाइटलमेंट बहुत है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, या हम दे नहीं सके बच्चों को। एक वक्त था कि उस्ताद से सवाल किया जाता था, अब 1-2 दफ़ा मैं लोगों के लेक्चर्स में जाके बैठी, वैसे ही होता ना कि कभी कभी वो वक्त याद आता है स्कूल का, कॉलेज का, तो बंदा जाके बैठ जाता है, किसी का लेक्चर सुन लेता है, एंड यू आर अ फैन ऑफ समबडी एंड हाउ दे स्पीक, तो आप उनकी क्लास अटेंड कर लेते हैं। एंड जो चीज़ मैंने लास्ट 2 सेशंस में बैठ के डिफरेंट जगहों पे देखी, एक मैंने लम्स गई और एक दफ़ा मैंने NCA में बैठ के सुना, कि स्टूडेंट्स अब सवाल नहीं पूछते, आपको बताते हैं, आपको करेक्ट करते हैं। इसके बारे में मुझे ज़रा बताएं।
इससे क्या सीखने का अमल ख़त्म नहीं हो जाता? क्योंकि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, विजडम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन जिसको भी मिल जाए, वो तो गूगल पे आप कर लें कुछ भी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑथेंटिक है नहीं है, कौन सा वर्जन है, क्या उसमें रियलिटी है, या कई रियलिटी के वर्जन्स हैं, तो वो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो अब आपके पास जब आती है कोई इन्फॉर्मेशन तो आप वो एकदम से उसको यू फायर अवे जिसे कहते हैं। और फिर जो विजडम वाला एस्पेक्ट है जिसमें कि आप एक्सपीरियंसेस को भी और हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके आएँ और फिर देखें क्या है। इसकी जी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल जो हमारे ज़माने में थी ना, कि ये जो देसी घी वाला प्रॉब्लम था, मैंने दादा के साथ वो जनाब बहस में करता था कि जी ये आप देखें जी शरियानें बंद हो जाएंगी, सो अनहेल्दी, हाँ एग्जैक्टली। अब वो दादा है नहीं, इंतकाल हो गया उनका, अब किससे माफ़ी मांगूं कि जी आई एम सो सॉरी, मैं गलत था, आप ठीक थे। तो वो जो ट्रेडिशन की जो विजडम है ना, मुझे लगता है उससे भी हम बहुत दूर हो गए, और जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ज़िंदगी का वो भी अब नहीं है। पर देखिए लोहार बंदा इतना खुश है कि देखो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। रिमेंबर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो तब मोज़ेक की बात की जाती थी कि दुनिया, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ रही थी, तो एक मोज़ेक है और मतलब उस मोज़ेक में हर बंदा अपनी एक जगह ढूंढ लेता है। फिर बात होनी शुरू हो गई कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आई डोंट नो इफ वी स्टिल यूज़ द सेम टर्म, बट अगर दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है और सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट की वेरियस फ़वायद और नुकसान आते हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, कंसिस्टेंटली रील्स के थ्रू आपको इतने पैगाम दिए जा रहे हैं, तो क्या उसके हमें नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या पॉजिटिव? नेगेटिव जी इस तरह हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जब इंफॉर्मेशन बदलती जाती है और ओवरलोड हो जाता है तो आप फिर प्रोसेस नहीं कर पाते ना। आप तो वैसे एक रोबोट के तरीके से, जैसे रिमोट हाथ में है और बस आप माइंडलेसली आप चैनल बदल रहे हैं या आप टिकटॉक पे और रील्स देखे जा रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस करना था या जो एनालिसिस था या जो फोकस था, पॉन्डरिंग ऑन समथिंग, मेडिटेटिंग ऑन समथिंग, वो तो उसका तो वक्त ही नहीं है ना। तो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है कि आप कहते हैं अब मैं अप टू डेट रहूँ भाई, तो वो रोज़ देखो, ये टिकटॉक भी देखो, ये भी देखो, इतना कुछ जो आप देखते हैं तो फिर माइंड आपका बिल्कुल इज़ हॉच पॉच ऑफ जस्ट मेयर इन्फो विद नो प्रोसेसिंग, नो एनालिसिस। तो उससे फिर ग्रोथ कैसे होगी, रिफाइनमेंट कैसे आएगी, ये है सारा क्राइसिस मुझे लगता है। एज ए टीचर, एज एन एजुकेशनलिस्ट, अगर आप एक परफेक्ट स्टूडेंट मोल्ड कर पाते तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होती? मतलब किस चीज़ पे पेरेंट्स का, देखिए क्योंकि एंटाइटलमेंट की प्रॉब्लम आई एम सॉरी पेरेंट्स से आ रही है। मेरे बच्चों की आजकल पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस पीटीसी चल रही है, तो वो मतलब जिसमें पेरेंट्स जाते हैं, अपने बच्चों की डिटेल्स लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे साथ लेके जाते हैं, और मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स टीचर से पूछने के बजाय और उनसे जानने के बजाय उनको बता रहे होते हैं कि उनके बच्चे के साथ किस तरह से हैंडल, और ये मैं छोटे बच्चों की भी बात कर रही हूँ। तो जब छोटे बच्चे सारी ज़िंदगी देखेंगे अपने माँ बाप को जाके टीचर्स के साथ मुंह मारी करते हुए और उनको बताते हुए कि आपको कख नहीं पता, तो वो बच्चा एंटाइटल नहीं होगा तो और क्या होगा जी। और व्हाट शुड वी वर्क ऑन एज पेरेंट्स, ताकि बच्चे जो हैं आगे जाके ज़िंदगी के बेहतर स्टूडेंट्स बन चुके। चले डिग्रीज छोड़ दें, ज़िंदगी का तो स्टूडेंट बनना है ना, उस पर तो कोई सवाल जवाब नहीं है। दो तीन चीज़ें जी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ट्रेडिशन की अहमियत और रिस्पेक्ट हमें इनकलकेट करनी चाहिए, और ट्रेडिशन में फिर हेरिटेज भी आपकी आ जाती है और जो कल्चर आ जाता है सब कुछ। एक ये बात। दूसरा कि बुज़ुर्गों के साथ, जैसे फिनलैंड में मैं पढ़ रहा था, उनका जो सिस्टम है वो कहते हैं जी आप बुज़ुर्गों के साथ 7-8 साल तो बच्चा जो है पहले वो अपनी फैमिली के साथ रहे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे, जो कि अब ज़ाहिर है वो एक न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, हम अलग रहना चाहते हैं, और ज़ाहिर है और हमारे मदर इन लॉ इंटरफेयर भी करती हैं आपकी, जो हाउ यू सेट थिंग्स, वो तो अम्मियाँ भी करती हैं। मतलब द पॉइंट इज, जो हमने बेचारी मदर इन लॉज को मॉन्स्टर बना दी है, एट द एंड ऑफ द डे बेचारी मदर इन लॉ उतना ही इंटरफेयर करती है जितनी माँ शायद कम। जी, माएँ तो एक एक बात पे तनकीद करती हैं और टोकती हैं, वो हमें बुरा नहीं लगता। बेचारी सास कुछ बोल देती है तो हमें आग लग जाती है। जैसे वो भी बुरा लगने लग गया है। अब हम किसी की, हमारा पेशेंस जो है ना वो रन आउट कर गया है, जिसकी वजह से माँ बाप के साथ भी तो ताल्लुक खत्म अब ख़त्म हो गया। और बल्कि पॉल कार्टनर जो थे ना, जेफरसन एयरप्लेन के जो गिटार प्लेयर थे, उनका एक कोट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उनका जो मॉडर्न जो रॉक म्यूज़िक है इज़ डिज़ाइंड टू एलियनेट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो मुझे लगता है कि हम जा भी उस तरफ रहे, क्योंकि देखिए हैवी मेटल याद है जब हम लोग छोटे होते जी, एग्जैक्टली कितना इन था उस वक्त हैवी मेटल, और उसमें भी यही पैगाम थे, पैगाम यही थे, गुस्सा और मार दो, कत्ल कर दो, और वो जो इंडिविजुअल है ना,
कि जी इट्स अबाउट मी, मैं मिजरेबल हूँ, मैं विक्टिम हूँ। और अब थेरेपी भी कई दफ़ा इसी पे फोकस करती है कि जी आप अपने आप को देखें कि आपके साथ कितना अन्याय हो, जुल्म हो गया। अन्याय बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि इसमें जुल्म नहीं, अन्याय ही यहाँ पे बनते हैं। हाँ। तो ये पूरा जो कल्चर है ना, मुझे लगता है कि जो ओलिगार्कल जो फोर्सेस हैं वो चाहती भी हैं कि ऐसे कंज्यूमर्स हों जिनकी के रूट्स से वो कटे हुए हों, उनकी कोई अपनी ट्रेडिशन, अपना थॉट, अपना एनालिसिस ना हो। तो ये आइडियल कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि उनको मैं कहूँगा कि आप हैलोवीन का मास्क ख़रीद लें जाके, वो मास्क ख़रीद लेंगे, उसको सेलिब्रेट कर लेंगे। मैं उनको कहूँगा जी नहीं, वैलेंटाइंस डे पे 5,000 का आपने एक वो गुलाब की पत्ती लेनी है, वो ख़रीद लेंगे। तो कंज्यूमर्स को अच्छे कंज्यूमर्स बनाने के लिए उनको बिल्कुल माइंडलेस होना चाहिए। आप यही तो देखें ना कि क्रिसमस भी एक ऐसा मतलब एक रिलीजियस त्यौहार जिसमें आपने मतलब वो अब इतना कमर्शियल हो चुका है कि उससे 2 महीने पहले और 1 महीने बाद तक सेलें लगी हुई हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोग वो चीज़ें भी खरीद रहे हैं जिनका उनको कभी आइडिया भी नहीं था कि उनको ज़रूरत है भी कि नहीं, और उनको पता है कि उनको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। सो इट्स बिकम अ रैट रेस। सो इन द एंड व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे आप? बच्चों को ख़ास तौर पे ट्रेडिशन की अहमियत और उसकी सिग्निफिकेंस जो है, आपकी अपनी हेरिटेज, आपका अपनी जो आइडेंटिटी है, मेरे ख्याल में उसको अगर हम पकड़ने की कोशिश करें और स्पिरिचुअल बीइंग्स अपने आप को हम एक्सेप्ट कर लें कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, तो जो भी हमारी सोल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच तला। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें और शो पे आते रहा करें, और किसी दिन बैंड के साथ भी आ जाएं तो क्या हमें मज़ा आ जाएगा, हमारे पूरे चैनल को इंशाल्लाह और हमारे व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को वो चीज़ें परस्यू करने दें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, एज़ लॉन्ग एज़ वो उनके लिए डेंजरस नहीं हैं, किसी तरीके से उनको नुकसान नहीं पहुँचाती। अपने ट्रेडिशन, अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर के करीब रखें, और सबसे बड़ी बात, अपने घर के बड़ों के करीब रखें अपने बच्चों को, ताकि वो सवर के आपके एक्सपीरियंसेस, आपके पेरेंट्स के, उनके जानने वालों के एक्सपीरियंसेस से सवर के एक मुकम्मल और खुश इंसान बन के दुनिया में आगे बढ़ें। खुदा हाफिज़।